हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस और जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है या जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है, या इसे हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहलाता है क्योंकि सारा का सारा सिस्टम सेम ही होता है, सेम तरीका होता है, सेम पैटर्न होता है, सेम ऑर्डर होता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमारा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के लिए इन्होंने कहा है कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस व्हिच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का मतलब क्या है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं जो नॉर्मली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फाइनेंशियल नेचर का मतलब इन्होंने समझाया है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे आप मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने कोई सामान खरीदा तो बदले में कुछ पैसा दिया, तो उसकी कीमत तय की गई ना, मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया। आपने कोई भी सर्विसेज दी या ली, उसे भी पैसे के टर्म्स में इवेलुएट किया गया। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मनी में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, सिर्फ वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। और ये सारे के सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, मतलब पर्पस क्या होता है कि हम क्यों ये काम करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो बिजनेसमैन होता है वो सारी की सारी चीजें, जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उसे अपने मेमोरी में, मतलब अपने ध्यान में नहीं रख सकता है सारी बिजनेस एक्टिविटीज को। ठीक है, तो अगर आप भी बिजनेसमैन हो या मैं भी बिजनेसमैन हूं, तो सुबह से लेकर के शाम तक कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, कहाँ कितना सप्लाई किया, कितनी की प्रोसेसिंग हुई, कहाँ कितना लॉस हुआ, कहाँ कितना मुनाफा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये सब एक दिन का ही रिकॉर्ड नहीं हमारे पास मेंटेन हो पाएगा मेमोरी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत है, वो भी सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हेंस देयर इज अ नीड फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ सच एक्टिविटीज इन अ सेपरेट रिकॉर्ड। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है कि एक सेपरेट रिकॉर्ड में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आगे इन्होंने कहा बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी एविडेंस्ड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक सेल्स इनवॉइस, परचेज बिल, रिसीट्स, पे स्लिप एसेट्रा। दीज आर कॉल्ड वाउचर्स। ठीक है, तो जितने भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एक सबूत होना चाहिए आपके पास। आपने कोई सामान बेचा तो भाई किस बेसिस पे कितना बेचा, उसका एक एविडेंस होगा। ठीक है, आपके पास वो बिल मिलेगा आपको। आपने किसी को सैलरी दी, कितनी दी, वो आपने लिख तो लिया, लेकिन उसका भी आपके पास एक कॉपी रहेगा। ठीक है, तो सारी चीजों का आपके पास जो भी बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग है वो क्या है, वो सारा का सारा वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एज अ एविडेंस सपोर्ट करता है। आगे कह रहे हैं रिलेवेंट अकाउंट बुक्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, द बुक्स इन विच प्राइमरी एंट्री इज मेड इज कॉल्ड जर्नल, which is further subdivided into several subsidiary books for sale, purchase, cash and bank etc. according to the nature and size of the business। इन्होंने कहा कि जो रिलेवेंट बुक्स हैं वो बिजनेस के नेचर और साइज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहली प्राइमरी एंट्री, जिसमें सबसे पहले आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन नोट करते हो, वो होती है हमारी जर्नल बुक, जर्नल एंट्री की बुक। जर्नल एंट्री में एंट्री करने के बाद वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक में टाइम के हिसाब से आपने क्या किया, पूरा सुबह वाला सुबह में लिखा, 9 बजे वाला 9 बजे, 10 बजे वाला उसी 9 के बाद लिखेंगे, 11 बजे। तो एक क्रोनोलॉजिकल और सिस्टमैटिक ऑर्डर में जब आपने जर्नल एंट्री की, तब आप वहां से लेकर के सब्सिडियरी बुक्स में, आप सेल्स बुक में, परचेज बुक में, कैश बैंक बुक में, ठीक है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बहुत सारे बुक्स होते हैं, जर्नल से ले जाकर के आप वहां पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है, चेक पॉइंट में इन्होंने कहा it is to be noted that the accounts is concerned with only financial transactions। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अकाउंट्स है वहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग विल नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन इट्स बुक्स। ठीक, तो जो भी फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड जिसे हम मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीजें रिकॉर्ड नहीं करते। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले सैलरी पेड टू मैनेजर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने सैलरी दी, पैसा दिया ना आपने। दूसरा कह रहे हैं बट गुड हेल्थ ऑफ द मैनेजर इवन इफ it is of great use to the business has no financial character and no economic value and therefore will not be considered in accounting। तो अगर एक मैनेजर बहुत हेल्दी है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि भैया वो हेल्दी है, वो बीमार नहीं है, वो बहुत मन लगा के काम कर सकता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर सकता है, ठीक है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि इसको हम फाइनेंस में या मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसकी हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पहला रिकॉर्डिंग, टोटल 6 है। ठीक है, दूसरा है
अब जब आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया, अब आपको करना होगा क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग का मतलब है, क्लासिफाइंग इन्वॉल्व्स grouping transactions of a similar nature at one place such that the information will be compressed and presented in usable form। क्लासिफाइंग का मतलब क्या हुआ? क्लासिफाइंग का मतलब हो गया कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे ग्रुप करते हैं, सिमिलर नेचर की चीजों को ग्रुप करते हैं, ठीक है, और ताकि इसे कंप्रेस करके ऐसी इंफॉर्मेशन लाई जा सके जो प्रेजेंट किया जा सके यूजेबल फॉर्म में, जिसे हम देख करके यूज कर सकें। जैसे आपको मालूम होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या चीजें लेके जाते हैं जो डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लेकर के जाते हैं, जो इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसे ग्रुप कर दिया उस हिसाब से, और वहां ले जाकर के पुटअप कर दिया, ताकि ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता चल जाए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल जाए। पर्पस क्या होता है ये करने का? While the process of recording ensures that all the financial transactions are recorded, one cannot make any observations unless all the transactions are grouped together under different categories। जब तक हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। आप बात समझ रहे हैं? इन्होंने कहा कि जब तक हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्डिंग इंश्योर करती है कि आप वहां से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकें, कुछ ऑब्जर्व करके आप वहां से कुछ ना कुछ उसका एक हिसाब से मीनिंग निकाल सकें, समरी निकाल सकें, ठीक है। बेसिस इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल्स सब्सिडियरी बुक्स। तो इन्होंने बोला कि जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो जर्नल की बेसिस के ऊपर है, तो होता है जर्नल एंट्री। आपको मालूम है, कुछ भी किया आपने जर्नल एंट्री करते चले गए, ठीक है, या सब्सिडरी वहां से लेकर के आपने सब्सिडरी बुक्स में डाल दिया, फिर वहां से बनेगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर हम देखेंगे कि ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, पीएल में जाएगा, या हमारी बैलेंस शीट में जाएगा। आगे इन्होंने बोला रिलेवेंट अकाउंट बुक्स कौन कौन सी होती हैं, द बुक्स कंटेनिंग द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड लेजर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन रखती है उसे कहते हैं लेजर। जर्नल के बाद कहां लेकर के जाती है चीजों को, लेजर में। और लेजर आपको मालूम है सब्सिडियरी बुक में सेल्स अलग होता है, परचेज अलग होता है, ठीक है, सेल्स रिटर्न अलग होता है, परचेज रिटर्न अलग होता है। तो जर्नल में तो हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए, तो सेल्स से रिलेटेड सारा सेल्स बुक में जाएगा, परचेज से रिलेटेड सारा परचेज बुक में जाएगा, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड सारा सेल्स रिटर्न बुक में जाएगा। तो ये हमने क्लासिफाई कर दिया। ईच पेज इन द लेजर इज कॉल्ड एज फोलियो। तो आपने देखा होगा ना, जर्नल एंट्री में एक लेजर फोलियो LF बनता है, और उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज ईच पेज इन द लेजर इज कॉल्ड फोलियो, ठीक है। इन ईच फोलियो दैट इज पेज नंबर एंड इंडिविजुअल अकाउंट हेड एंड ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू दैट अकाउंट हेड इज रिकॉर्डेड इन पोस्टेड, ठीक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि लेजर कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल एंड या सब्सिडियरी बुक्स। तो नॉर्मली जर्नल बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, लेजर को प्रिपेयर करते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इन्होंने बोला एट रिकॉर्डिंग स्टेज जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उसे हम नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली, दैट इज डेट वाइज, ठीक है। और अज्यूमिंग अ बिजनेसमैन मेड 10 सेल्स ट्रांजेक्शंस, मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन ने 10 सेल ट्रांजेक्शंस किए, आउट ऑफ विच 6 आर ऑन क्रेडिट, जिसमें से 6 आपने उधार दिए, ठीक है। पेड टेलीफोन चार्जेस, रेंट एसेट्रा, received payment from 3 debtors in a week. It is not possible to ascertain the exact position of each item unless they are grouped as sales account, telephone charges account, rent account, debtors account, etc. तो बहुत अच्छा इजी सा एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपने 10 ट्रांजेक्शन किया, 10 सेल ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, और जिसमें से 6 जो है आपने उधार में दिया, फिर आपने बिजली का बिल भरा, आपने टेलीफोन का बिल भरा, आपने किराया दिया, ये सारा का सारा याद नहीं रहेगा। एक हफ्ते की चीजें, 3 डेटर्स ने आपको पेमेंट किया, ये सब याद नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे कि जो जैसे हो रहा है आप उसको क्लासिफाई करके उसी की बुक में आप नोट करते चले जाओ। आगे कह रहे दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट टोटल सेल्स, दैट इज कैश एंड क्रेडिट सेल्स, एक्सपेंडिचर अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें पता करने में, टोटल सेल पता करने में, कितना कैश है, कितना क्रेडिट सेल हुआ, ये सब पता करने में, कितना खर्चा हुआ, कितना अमाउंट बकाया है डेटर्स की तरफ से, मतलब डेटर्स को कितना हमें देना बाकी है, मतलब डेटर्स हमें देगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्लासिफिकेशन से ही पता चलेगी। अगला है समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या है, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इन अ मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्होंने कहा समराइजिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो भी यूजर्स होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, चाहे वो इंटरनल यूजर हो गए या एक्सटर्नल यूजर हो गए, जो भी यूजर्स होते हैं
उनके लिए हम क्या करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन को हम क्लासिफाई करके लेकर के आते हैं प्रेजेंटेबल मैनर में। देखिए, कुछ चीजें इंटरनल यूजर्स को चाहिए, वो हम एक्सटर्नल को नहीं देंगे। कुछ चीजें एक्सटर्नल को बतानी है, वो तो इंटरनल को मिल ही जाएगी। तो कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है जो सबसे शेयर करना ठीक नहीं है, या हो सकता है जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो सकता है कि जरूरी है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में बोला गया है कि जो पब्लिक कंपनीज हैं उनको अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें पब्लिक, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो शेयर करना जरूरी है क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने बोला समराइजिंग में क्या होता है कि हम प्रेजेंटेशन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स के हिसाब से। वही अकाउंट बुक्स में इन्होंने क्या बोला, इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, financial statements therefrom, that is profit and loss account, used to find आउट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए मतलब बनाते हैं। बैलेंस शीट इस्तेमाल की जाती है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज टू डिटरमाइन द फैक्टर्स फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश बैंक बैलेंस। ठीक है, तो ये जो फाइनेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसे कैश या बैंक बैलेंस जानने में बहुत हेल्पफुल होता है कि बढ़ा कि घटा। बेस क्या है इसका, बेसिस की अगर हम बात करें तो समराइजिंग इज बेस्ड ऑन द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस प्रेजेंटेड इन लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जर्नल एंट्री, उसको हम ग्रुप करके लेजर में डालते हैं। लेजर के बाद जो समराइजिंग की जाती है वो उसी की मदद से की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग में इन्होंने कहा है कि एनालिसिस इन्वॉल्व्स मेथोडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा दिया गया है उसका मेथोडिकल क्लासिफिकेशन एनालिसिस कहलाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। इन्होंने कहा नेचर ऑफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन्होंने कहा कि रेशियो एनालिसिस की मदद से हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया गया है और जो बैलेंस शीट में दिया गया है, इनके बीच का रिलेशनशिप पता लगाते हैं रेशियो एनालिसिस की मदद से। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी हमें बताता है वो उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती, तो हमें रेशियो एनालिसिस, ये मैथ्स है, ठीक है, मेथोडिकल क्लासिफिकेशन, हम रेशियो एनालिसिस की मदद ले लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे सवालों के जवाब निकालने के लिए। ठीक है, thus it provides the basis for interpretation. Further analysis involves comparing current year figures with the previous year base figures. तो ट्रेंड एनालिसिस करने में मदद करता है हमें एनालाइजिंग। ठीक है, मतलब पिछले 5 साल में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा चीज कंपेयर करने में हमें ये एनालाइजिंग मदद करता है। बेसिस के लिए इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड अबव इज इन समराइजिंग। ठीक है, तो अभी तक जो हमने ऊपर आपने देखा ना, सबसे पहले जर्नल एंट्री की, फिर हमने उसे लेजर में भेजा, उसके बाद हमने उसको क्या किया कि एनालाइज किया, समराइज किया। वही हेल्पफुल होता है हमारे एनालाइजिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट रेशियो माइनस, अच्छा माइनस नहीं है सॉरी, एग्जांपल के तौर पे दिया गया नेट प्रॉफिट रेशियो में कह रहे हैं द सेल्स एंड द नेट प्रॉफिट इज कंपेयर टू फाइंड आउट the percent of the net profit earned on sale. ठीक है, this helps to ascertain how much sales have to be achieved to make specific net profits. तो इन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट रेशियो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो भी सेल है उसे नेट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे और परसेंटेज पता करेंगे कि सेल के ऊपर कितना परसेंट हमारा मुनाफा हुआ है। ठीक है, ये हमें मदद करेगा ताकि हम सेल्स को एनालाइज कर सकें, ये देख सकें कि भैया जो भी हमने सेल्स या जो भी टारगेट नेट प्रॉफिट का हमने सोचा था क्या वो हम अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। एग्जांपल के तौर पे कि अगर नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है सेल्स का, तो बिजनेसमैन वांट्स टू अचीव नेट प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज इन अ ईयर, देन ही मस्ट मेक अ सेल ऑफ 100 लाख, दैट इज 1 करोड़ रुपए का वो सेल करेगा, तभी 20% मतलब 20 लाख का उसको मुनाफा होगा 1 साल के अंदर। तो यही चीज एनालाइजिंग है। हमारा अगला पॉइंट है इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग में इन्होंने कहा है कि मीनिंग क्या होती है समझते हैं। ड्रॉइंग ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आल्सो फ्रॉम रिलेशनशिप डिटरमाइंड इन एनालाइजिंग प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम्स है वहां से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, साथ ही साथ एनालाइजिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि इनके बीच का रिलेशनशिप क्या स्थापित हो रहा है ये हम पता लगाते हैं। दिस इज इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेटिंग। ठीक है, मकसद क्या होता है या पर्पस बोलें तो पर्पस क्या होता है, तो पर्पस में कह रहे हैं द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन अ मैनर that will enable the data users to make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of business operations.
तो जो भी बिजनेस के जो भी यूजर्स होते हैं ना, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो भी बिजनेस के यूजर्स होते हैं, ठीक है, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, तो ये जो भी फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, इस हिसाब से किया जाता है कि इसके जो यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल हो गए एक्सटर्नल हो गए, ठीक है, वो मीनिंगफुल जजमेंट ले सकें। भाई कोई भी जजमेंट या डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपकी मदद करता है कि इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें मुनाफा होगा कि लॉस हो जाएगा। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ बिजनेस ऑपरेशंस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। देखिए छोटे स्केल का बिजनेस है तो आप पता लगा सकते हो कि भैया मैंने 1,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, 800 में बिका, मतलब 200 रुपए का नुकसान हो गया। 1,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, 1,500 में बेचा, मतलब 500 का मुनाफा हो गया। तो अगर आप स्मॉल स्केल पे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कंपनीज बड़े स्केल पे काम कर रही है उसे पता ही नहीं है कि भाई मुनाफा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको पता चलेगा जब उनकी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च को, तब जाके पता चलेगा। तो वो वही पता लगाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये काम करते हैं, दैट इज इंटरप्रेटिंग। और उन्हीं सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से इंटरप्रिटेशन का काम होता है। अब नेचर और प्रोसेस क्या होता है, देखिए इन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आर इंटरप्रेटेड टू एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड, why it had happened and what is likely to happen under specific conditions। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, वो हमें बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। जैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, मतलब ये मुनाफा हुआ तो क्यों हुआ, या लॉस हुआ तो क्यों हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, ये रीजन, ये सवाल का जवाब भी देता है, ठीक है, रीजन भी बताता है। साथ ही साथ ये बदल सकते हैं किस कंडीशन में, या कौन से स्पेसिफिक कंडीशन में ये चलता रहेगा, ये सारे सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा आपको। बेस्ड ऑन एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन शैल बी डन। तो जो भी एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन आपके पास आती है आप उसकी मदद से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। बेसिस की अगर हम बात करें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जनरेटेड इन समराइजिंग प्रोसेस एंड रिलेशनशिप डिटरमाइंड इन एनालाइजिंग प्रोसेस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो भी हम जनरेट करते हैं वो कहां करते हैं, वो समराइजिंग प्रोसेस में। और जो भी रिलेशनशिप बताते हैं जैसे सेल्स और प्रॉफिट में, ठीक है, कोई भी रेशियो निकाल रहे हैं, वो एनालाइजिंग प्रोसेस में हम वो रिलेशनशिप बताते हैं। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने कहा कि अज्यूम कर लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो 2011 का 20% है सेल्स पे, वहीं 2010 का 15% है सेल्स पे। तो सिमिलरली इन्होंने एक्सपेंसेस बोला है कि एक्सपेंसेस रेशियो 2011 का 80% था सेल्स पे, और 2010 पे 85% था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि दिस मींस दैट द प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मुनाफा बढ़ा है, ठीक है। 2010 में कितना मुनाफा हो रहा था, 15%, 2011 में कितना हो गया, 20%, 5% आपका मुनाफा बढ़ा, ठीक है। मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस के घटने की वजह से बढ़ा आपका मुनाफा, ना कि आपकी सेल्स बढ़ी। सो द इंक्रीज इज नॉट ड्यू टू द इंक्रीज इन सेल्स, क्योंकि देखिए आप 2010 में 85% आप खर्चा कर रहे थे, ठीक है, और जो भी आपका सेलिंग एक्सपेंस था, और 2011 में 85% से घटा करके आपने 80% कर दिया, तो भैया 5% यहाँ कम हुआ तो 5% बढ़ेगा ना। तो दिस इज इंटरप्रेटिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में इन्होंने बोला मीनिंग क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स टू इनेबल देम टू मेक रैशनल डिसीजंस, ठीक है। तो ये एंड यूजर्स जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो भी यूजर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, उसको ये मदद करता है कि वो अपने हिसाब से जो भी उनको जानकारी चाहिए वो मिल सके उनको, ठीक है, लोन देना है नहीं देना है, ठीक है, क्या करना है, वो मतलब अपना एंड यूजर्स इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, एंड यूजर्स जो भी है वो अपना डिसीजन ले सकें, ठीक है। इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड एनालाइज्ड and interpreted information to the end users to enable them to make rational decisions। मोड्स की बात करें, this is done through preparation and distribution of accounting reports which includes profit and loss account and balance sheet, additional information in the form of accounting ratios, graph diagrams, fund flow statement etc। ठीक है, ये कैसे किया जाता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहां से मिलता है, अकाउंटिंग रेशियो द्वारा मिलता है, ग्राफ बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब बना देते हैं, वहां से इनको चीजें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग करने वाले कोई और हैं और इसके यूजर्स कोई और हैं। तो भाई जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन यूजर्स बहुत सारे हैं।
तो उन तक ये जानकारी कैसे कम्युनिकेट की जाएगी? इसी प्रोसेस द्वारा ये जानकारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाएगी, दैट इज कम्युनिकेटिंग। आई होप एंड बिलीव वीडियो थोड़ा बड़ा था, बहुत डिटेल था। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।